जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां जेके पुलिस के मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में छापेमारी की गई है। जिला शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए ने बीजेपी सरपंच तारिक अहमद के घर पर भी छापा मारा है। हिज़्ब मिलिटेंट आदिल हुसैन के घर पर भी ये छापेमारी की गई है। दोनों जैनापुरा शोपियां के साकिन हैं। जैनापुरा इलाके में मारे गए छापे एनआईए ने रफी अहमद के घर पर भी छापा मारा है। मानिहाल बटापुरा शोपियां में रफी अहमद का घर है। रफी अहमद को देवेंद्र सिंह के हमरा गिरफ्तार किया गया था। तो मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह से मुतालिक इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुबह से ही एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जिला शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए ने बीजेपी सरपंच तारिक अहमद के घर पर छापा मारा है। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट आदिल हुसैन के घर पर भी छापेमारी की गई है। आपको बताते चलें कि तारिक अहमद और आदिल हुसैन दोनों जैनापुरा शोपियां के रहने वाले हैं, जहां पर एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए यह छापेमारी की जा रही है। मानिहाल बटापुरा शोपियां में वाक़ रफी अहमद का घर है, यहां पर भी छापेमारी की गई है। रफी अहमद को दरअसल देवेंद्र सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिस गाड़ी में देवेंद्र को पकड़ा गया था, उसी गाड़ी में रफी अहमद भी मौजूद था। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। डीएसपी देवेंद्र के तार कहां कहां जुड़े हैं, इसकी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर और बातचीत करेंगे। जहूर अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जहूर, आज सुबह से ही एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, क्या कुछ अब तक इत्तलात हैं छापेमारी को लेकर? जहूर जी हुजैरा, मैंने जैसे कि आपने खुद भी बताया कि ये जो छापामारी है आज सुबह से ही जारी है। जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने आज सुबह से ही शोपियान और इसके मुल्हिका इलाकों में छापामारी शुरू की है। और ये जैनापुरा जो इलाका है, क्योंकि जैनापुरा के कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं इस देवेंद्र सिंह डीएसपी जो है, जो पकड़े गए थे, उसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के घरों पे छापे डाले, जैसे कि आपने खुद भी बोला, तारिक अहमद एक बीजेपी सरपंच हैं और दूसरे अभी जो हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मिलिटेंट आदिल हुसैन हैं, उनके घर पे भी छापामारी हुई। और इसके साथ साथ जो एक मानिहाल इलाका है बटपुरा का, तो वहां पे रफी अहमद, क्योंकि रफी अहमद वो शख्स हैं जो डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ गिरफ्तार किए गए थे वनपू के मकाम पे। वनपू जो नेशनल हाईवे है, कौमी शाहरा 44A, वहां पे उनको गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस ने वहां पे रेड डाली थी तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से रफी अहमद भी थे। और रफी अहमद मानिहाल बटपुरा से ताल्लुक रखते हैं, उनके घर पे भी आज जो है छापा डाला गया। जैसा कि आपने खुद भी बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह जो भी हैं, उनने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था और एनआईए की टीम जो थी वो उनके साथ थी। और ये जो रेड्स हैं, ये गुज़श्ता कई रोज से कंडक्ट किए जा रहे हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि कई और मकामात पर ये रेड्स जो है कंडक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र सिंह का ताल्लुक त्राल से है, क्योंकि त्राल जनूबी कश्मीर का एक हिस्सा है। और पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग अजला, क्योंकि ये चारों अजला जो हैं ये जनूबी कश्मीर के हिस्से हैं। और कहीं न कहीं इन इलाकों में रेड्स जो हैं वो छापेमारी जो है डाली जा सकती है। कुल मिलाकर अभी क्योंकि इन मकामात पे रेड डाले गए हैं, मजीद जो मालूमात हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एनआईए से मालूम की जा सके, मकामी मुतलका सिक्योरिटी एजेंसी से मालूम की जा सकती है कि मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुअत्तल डीएसपी देवेंद्र सिंह के गिरफ्तारी के बाद यह मामला बहुत हसास हो जाता है और अब एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस इसी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि आखिर देवेंद्र सिंह के तार कहां कहां से जुड़े हैं, कौन कौन से ऐसी सरगर्मियां हैं जो ये लोग अंजाम देना चाहते थे, या कौन कौन से ऐसी सरगर्मियां और वारदात हैं जिसे ये लोग एक तरह से अंजाम दे चुके थे। जी बिल्कुल हुरैरा, ये एक कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप खुद देखिए जरा कि बीजेपी सरपंच के घर में रेड डालना, या फिर उसके बाद आदिल हुसैन जो एचएम मिलिटेंट है उनके घर में रेड डालना, तो कुल मिलाकर जो रेड्स है ना, ये साफ दर्शाती हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से तार जुड़े हुए हैं। और ये चीज इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि
उनके तार कहाँ कहाँ पे थे, वेदर देवर उनके साथ मिलिटेंटों के रवाबित थे या फिर आम लोगों के रवाबित थे या फिर जो सियासी लीडर हैं उनके रवाबित थे। तो कुल मिलाकर इस पे तफ्तीश हो रही है और बहुत सारे खुलासे जो हैं आइंदा दिनों में हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक हसास मामला है क्योंकि डीएसपी देवेंद्र सिंह एक मामूली पुलिस एहलकार नहीं थे, वो एक ऑफिसर थे। तो ऑफिसर के पद पे ये काम अंजाम देना और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे तार जुड़े रहना, ये एक हसास मामला है और इसको हसासियत की ही तरीके से और उसकी शक्ल से देख रही है एनआईए। जी बिल्कुल ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए इस छापेमारी पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मौतल डीएसपी देवेंद्र सिंह को लेकर एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इस बात को एक तरह से इसमें जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर देवेंद्र सिंह के तार कहां कहां से जुड़े थे और कौन कौन सी बड़ी वारदातें हैं जिसमें इसका हाथ हो सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि शाहीन बाग के पास मकामी लोग और हिंदू तंजीमों का एहतजाज इस वक्त जारी है। उन्होंने रास्ता खोलने का मुतालबा किया है और धरने के खिलाफ नारेबाजी लगातार की जा रही है। हालांकि इस एहतजाज के लिए पुलिस से इजाजत नहीं ली गई है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो शाहीन बाग, जहां पर खवातीन का पिछले 50 दिनों से एहतजाज चल रहा है। शाहीन बाग धरने से कुछ दूरी पर कुछ हिंदू तंजीमों और मकामी लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो रास्ता बंद किया गया है उस रास्ते को खोला जाए। तो शाहीन बाग में आज सुबह कुछ मकामी हिंदू तंजीमों की तरफ से यह एहतजाज किया गया। लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इन्होंने रास्ता खोलने का भी मुतालबा किया है और धरने के खिलाफ भी ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको सुनवाई भी देते हैं। शाहीन बाग प्रोटेस्ट साइट पर हिंदू सेना की तरफ से जो कॉल दी गई थी, हालांकि वो कैंसिल हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ लोग पहले आए थे, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी तादाद यहाँ पर जो शाहीन बाग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उन प्रदर्शनकारियों की यहाँ पर एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच गई है। किस तरीके से देख सकते हैं कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अब पहले यहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं और लगातार वंदे मातरम हो या फिर दूसरे नारे हो, वो नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या कहने के लिए आप यहाँ पर आए? भैया हम कह रहे हैं शाहीन बाग का रास्ता पिछले 45 दिन से बंद है, हम तरसते सब के सब, इसको खाली किया जाएगा अभी तुरंत। पिछले 45 दिन काम धंधा, हमारे बीवी बच्चे सब परेशान है यहाँ से। ये अपनी बात रख रहे हैं बार बार, रोड पे प्रोटेस्ट नहीं होता, बाहर जाकर प्रोटेस्ट करो। शाहीन बाग खाली करो, शाहीन बाग खाली करो, शाहीन बाग खाली करो। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग रोड खाली हो, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो, बस यही मांग है हमारी। हमारी मांग और कुछ नहीं, सिर्फ रास्ता खोलने के लिए है और शांतिपूर्ण ये सारा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कल एक बच्चे ने दिलेरी देकर उस पर केस लगा दिया गया। क्या उस पर केस लगा रहे हो? इसमें जो एम्बुलेंस में जो लोग मर रहे हैं, जो नहीं आ रहे, इन पे कौन सा केस लग रहा है? जिनके घर परिवार के जा रहे हैं, जिनका बिजनेस खत्म है, जिनके लिए रोजी रोटी नहीं है, उनके लिए क्या केस है बताइए? कोई केस नहीं है। दिल्ली पुलिस से आप क्या चाहते हैं? दिल्ली पुलिस से चाहते रास्ता खोले, प्रशासन 1 मिनट में रास्ता खोल सकता है, लेकिन प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा। उस पर केस लगा रहे। जो बच्चे क्या करेंगे, जिनको रोजी रोटी खत्म होगी, वो हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? क्या दंगा चाहते हिंदू मुसलमान का प्रशासन क्या चाहता है, ये बताइए मुझे। बस एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हम हिंदू ताकत दिखाएंगे, खाली करके दिखाएंगे से। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। बस इन लोगों का कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का हाथ है, लेकिन जिस तरह से कॉल दी गई थी हिंदू सेना की तरफ से, वो रात ही में कल कैंसिल कर दी गई थी। अब दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो यहाँ पर ये लोग शाहीन बाग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो यहाँ पर इनको वहाँ आगे की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन लोगों की मांग है कि शाहीन बाग को खाली किया जाए क्योंकि रास्ता बंद है। इन लोगों का कहना है कि किसी ने इनको नहीं कहा, लेकिन ये बात जरूर है कल हिंदू सेना की तरफ से कॉल दी गई थी। 2 तारीख को यहाँ पर 11 बजे करीब पहुंचे, अब ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जम्मू कश्मीर से जुड़ी उस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ एहलकारों पर ग्रेनेड हमला हुआ है। लालचौक के प्रताप पार्क पर यह हमला हुआ है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है, लेकिन श्रीनगर के लालचौक के प्रताप पार्क पर यह हमला हुआ है। सीआरपीएफ एहलकारों पर यह ग्रेनेड हमला हुआ है। लालचौक के प्रताप पार्क पर यह हमला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां सीआरपीएफ एहलकारों पर ग्रेनेड हमला हुआ है।
बताया जाता है कि लाल चौक के प्रताप पार्क पर यह हमला किया गया है। हालांकि मजीद तफसीलात का भी इंतजार है कि इसमें कोई जख्मी हुआ है, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, किस तरह का यह ग्रेनेड हमला था, अभी मजीद तफसीलात का इंतजार है। लेकिन जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सीआरपीएफ एहलकारों पर ग्रेनेड हमला किया गया है। बताया जाता है कि लाल चौक के प्रताप पार्क पर यह हमला हुआ है। यह हमला किसने किया है, कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अभी शुरुआती तौर पर यह जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि लाल चौक के प्रताप पार्क पर सीआरपीएफ एहलकारों पर यह ग्रेनेड हमला हुआ है। श्रीनगर का लाल चौक बहुत हसास है और यहां पर प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों पर ग्रेनेड फेंका गया है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मजीद तफसीलात का अभी भी इंतजार है कि आखिर यह ग्रेनेड कहां से आया, किसने यह ग्रेनेड फेंका है। तो श्रीनगर के लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। एक ग्रेनेड फेंका गया है सीआरपीएफ एहलकारों पर। प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों पर यह ग्रेनेड हमला हुआ है। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली असेंबली इंतखाबात से जुड़ी हुई खबर है। कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। आनंद शर्मा, सुभाष चोपड़ा और अजय माकन ने यह इंतखाबी मंशूर जारी किया है। तो बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। 8 तारीख को दिल्ली में पोलिंग होने वाली है, वोट डाले जाएंगे, 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। उससे पहले कांग्रेस ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कई बड़े लीडर इस मौके पर मौजूद थे, जिसमें आनंद शर्मा, सुभाष चोपड़ा और अजय माकन ने यह इंतखाबी मंशूर जारी किया है। लोगों से कई लुभावने वादे इसमें कांग्रेस ने किए हैं। तो कांग्रेस दिल्ली में इन इंतखाबात में कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ने के लिए उसने ये इंतखाबी मंशूर जारी किया है। कई बड़े वादे इसमें कांग्रेस ने किए हैं। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया था। कई बड़े वादे उसमें बीजेपी ने किए थे और अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के इस इंतखाबी मंशूर में कई बड़े वादे दिल्ली के लोगों से किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में मुमताज एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सीएए को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी। शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर पर मुनक्किदा सिंपोजियम में प्रशांत भूषण ने शिरकत करते हुए ये बात कही। बेंगलुरु के एडवोकेट्स की जानिब से शहर के अंबेडकर भवन में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस गोपाल गुड्डा ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून गैर आईनी है। मजहब की बुनियाद पर अगर जुल्म सितम को वजह बताकर कानून में तरमीम की गई है तो हुकूमत ने श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत के मजलूमीन को क्यों कानून से बाहर रखा। एडवोकेट बालन ने कहा कि हिटलर के नजरियात से मुतासिर होकर बीजेपी हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून जैसा खतरनाक कानून नाफिज कर रही है। हिंदुस्तान में एक तरफ सरकार जो है इस हमारे संविधान को, हमारी सभ्यता को ध्वस्त कर रही है, दूसरी तरफ से आज युवक और महिलाएं खड़े हो गए हैं देश में हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारी सभ्यता की रक्षा करने के लिए। तो एक बहुत अहम मोमेंट है इस देश के इतिहास में। और जब भी ऐसी लड़ाई जब होती है जो फोर्सेस ऑफ गुड और फोर्सेस ऑफ इविल के बीच में, तो फोर्सेस ऑफ गुड का ही विजय होती है, वही होगा। उम्मीद है नहीं, प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मानव तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आने वाला है, तो क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए, होपफुली सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द। This enlightens the people. We have to educate the people that CAA exclusion we are only opposing. If the religious persecution is not only the persons, not including other countries like Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Nepal, Tibet, is a great unconstitutional provision to amendment to section 2. That was copied by Hitler in the year 1920. He scripted 25-point program. The same thing was cut and paste by Savarkar in the year 1923 when he scripted
Hindutva pamphlet. और जैसा कि हमने आपको बताया था कि श्रीनगर के लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों पर यह ग्रेनेड फेंका गया है। सीआरपीएफ के 2 एहलकार जख्मी बताए जाते हैं। 3 शहरी भी इस ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां श्रीनगर के लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों पर यह ग्रेनेड फेंका गया है। जो खबर मिल रही वो यही है कि इस ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ के 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि 3 शहरी भी इस हमले के शिकार हुए हैं। यानी 2 सीआरपीएफ एहलकार और 3 शहरी जख्मी हुए हैं इस ग्रेनेड हमले में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों पर यह ग्रेनेड फेंका गया था, जिसमें 2 सीआरपीएफ एहलकार और 3 आम शहरी जख्मी हुए हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शहरियत कानून का निफाज अमल में आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस कानून से सब परेशान हो जाएंगे। हिंदुओं को भी शहरियत साबित करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि लोकसभा में शहरियत कानून की हिमायत में शिवसेना ने वोट डाला था। उधर शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ तहरीक में शामिल अफराद को अखाड़ा परिषद ने खुली धमकी दी है। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि अगर शाहीन बाग का एहतजाजी धरना खत्म नहीं किया जाता तो साधु संत इस एहतजाज को खुद खत्म कर देंगे। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद के इजलास में शहरियत कानून की पुरजोर हिमायत की गई। इजलास में करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि शाहीन बाग एहतजाजी धरने में शामिल अफराद के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। कि जो विषय रखा गया था वह नागरिकता संशोधन बिल था, क्योंकि यह जन जागरण चलाना चाहिए कि जो यह बिल पास हुआ है वह सब संतों ने समर्थन किया है और सब ने कहा है कि जिसने भी जिसका विरोध कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में या कहीं भी, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि हमने ये कहा है कि अगर संत को मैं आह्वान कर दूंगा तो आपको भारी पड़ेगा, ये हमने जरूर कहा है और कहना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों की संख्या आपसे कम नहीं है, लेकिन हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग हिंसा नहीं करते हैं। तो जो लोग हिंसा करके उपद्रव कर रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे, इसका समर्थन तो नहीं किया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी इलाके में रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवारों के हक में लोगों से वोट करने की अपील की। वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में दिल्ली के लिए पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। केजरीवाल ने कहा कि 70 साल की कमियों को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। कैसे बीते 5 साल? खूब काम किए 5 साल में। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, नालियां, गलियां, सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं का बस सफर भी फ्री कर दिया। खुश हैं महिलाएं? और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कपिल गुर्जर को अदालत में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। 2 बजे साकेत कोर्ट में कपिल गुर्जर की पेशी होगी। 3 दिन की कपिल गुर्जर की रिमांड दिल्ली पुलिस मांगेगी। कपिल गुर्जर ने गुज़िश्ता रोज शाहीन बाग इलाके में फायरिंग की थी। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कल जिस शख्स कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में फायरिंग की थी उसे अब अदालत में दिल्ली पुलिस पेश करेगी। आपको बताते चलें कि 2 बजे साकेत कोर्ट में कपिल गुर्जर की पेशी होनी है और इसके अलावा कपिल गुर्जर की 3 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस मांगेगी। आपको बताते चलें कि शाहीन बाग में गुज़िश्ता रोज कपिल गुर्जर ने फायरिंग की थी। शाहीन बाग में जहां पर खवातीन का एहतजाजी धरना चल रहा है, वहां पर इस शख्स ने पहुंचकर गोली चलाई थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में आज इसे पेश करेगी। तो ये तस्वीरें भी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कल उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त इसने फायरिंग की थी और पुलिस ने इसे दबोच लिया था। आज 2 बजे साकेत कोर्ट में कपिल गुर्जर की पेशी होनी है। 3 दिन की दिल्ली पुलिस इसकी रिमांड मांगेगी।
आगे बढ़ेंगे। दक्कनी अदबी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पूना में मुनक्किदा सहरोज़ा दक्कनी लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। सहरोज़ा दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन ड्रामा, दास्तानगोई और तर्जुमे पर मुकर्रिर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और लिटरेचर फेस्टिवल को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया। सहरोज़ा दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल का न्यूज़ 18 उर्दू मीडिया पार्टनर है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। इक्कीसवीं सदी में टेक्नोलॉजी ने जहां बहुत सी आसानियां फराहम कर दी हैं, वहीं अदब से लोग दूर होते जा रहे हैं। अब अदब पढ़ने के साथ स्क्रीन पर भी देखने की चीज बन गया है। ऐसे में वक्त के बदलते तकाजे के मुताबिक अदब की तख्लीक कैसे की जाए और मुस्तहकम माशरे की तश्कील के साथ नई नस्ल को अदब से कैसे जोड़ा जाए, ये एक चैलेंज बनता जा रहा है। दक्कनी अदब फाउंडेशन ने गुज़िश्ता साल से सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के साथ बेहतरीन अदब की तख्लीक और जनरेशन गैप को ख़त्म करने के लिए दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के उन्वान से प्रोग्राम के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया था। गुज़िश्ता साल जहां ये प्रोग्राम 2 दिन पर मबनी था, वहीं इस बार इसकी मानूयत को देखते हुए इसे सहरोज़ा किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा अदब, जबान और शायरी और बदलती कदरों पर बातचीत की जा सके। पुणे में जहाँ लोग अदब की लोगों को जहाँ जान पहचान है, लोग चाहते हैं कि एक अच्छा अदब उन तक पहुँचे, साहित्य उन तक पहुँचे, 2 जनरेशन्स के बीच में एक तालमेल बनाया जाए। जो आने वाली जनरेशन है और जो इसके पहले भी बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा चुका है, वो उन तक पहुँचाया जाए, उससे वाबस्तगी कराई जाए। इसलिए डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है। इस फेस्टिवल में जहाँ पर साहित्य की बात हो रही है, वहाँ दास्तान गोई भी है, ड्रामा भी है, संगीत भी है और इसी के साथ साथ मुशायरा भी है। तो इस सभी का संगम इस फेस्टिवल में हो रहा है। मैं यहाँ पे ड्रामा देखने आया था, खामोश अदालत जारी है, जो कि मराठी ड्रामा शांतता कोर्ट चालू है, उसका हिंदी अनुवाद है। तो ड्रामा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ ड्रामा में ऐसा रहता है जो अनुवाद किए रहते, तो उसमें वो लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आ जाता है, मतलब ठीक से नहीं लगता, लेकिन जो अनुवाद वगैरह था, वो एक्टिंग वगैरह थी एक्टर की, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। सहरोज़ा दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन ड्रामा, दास्तानगोई के साथ मीडिया में बदलती जबान पर दानिश्वरों ने इजहार ख्याल किया। सचिन तेंदुलकर का मशहूर मराठी ड्रामे को खामोश अदालत जारी है के उन्वान से पेश किया गया। वहीं दानिश हुसैन ने दास्तानगोई की कदीम रिवायत को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। ड्रामा जबान और समाज की बदलती कदरों पर कुछ इस अंदाज में फनकारों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये तो बहुत ही नामवादी प्ले है जो पहले से तेंदुलकर जी का बहुत अच्छा है और इसमें बहुत रेलेवेंस भी है। औरतों के प्रश्न पे भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है और उसमें लिटरेचर भी है, बहुत अच्छे अच्छे विचार और बहुत प्रोवोकेटिव जो कहेंगे विचार भी हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ की जो ऑडियंस रही वो काफ़ी ही उत्साहित थी। सुबह 10:30 का स्लॉट था, 10 बजे से ही लोग आके पूरे जमात में रुके हुए थे। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि अभी वो 40-50 साल पुराना नाटक भी इतने दमखम से चल रही है और ये डेक्कन लिट फेस्टिवल की ताकत है। ये बात बिल्कुल सही है कि बीच में ये स्थिति थी कि लोग ड्रामा से थोड़ा दूर हो रहे थे, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है अभी कि लोग वापस ड्रामा के पीछे आ रहे हैं और एक अच्छी कलाकृति भी आ रही है। सहरोज़ा दक्कन लिटरेचर फेस्टिवल का न्यूज़ 18 उर्दू मीडिया पार्टनर है। न्यूज़ 18 उर्दू की हमेशा ये कोशिश रही है कि सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के साथ जबान की तरसील में अपना बुनियादी किरदार अदा करे। मुंतज़मीन ने न्यूज़ 18 उर्दू के किरदार का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 उर्दू, पूना। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। सीआरपीएफ एहलकारों पर ग्रेनेड फेंका गया है और बताया जाता है कि 2 सीआरपीएफ एहलकार और 3 आम शहरी
इस हमले में जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आ रही, जहां लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। 2 सीआरपीएफ एहलकार और 3 शहरी आम शहरी जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि ये तस्वीरें भी आ गई हैं। जिस वक्त ये ग्रेनेड हमला हुआ था उसके फौरन बाद की किस तरह से इस पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया सिक्योरिटी एहलकारों ने, और अब इस बात का सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। इस बात को पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये ग्रेनेड किसने फेंका है। इस ग्रेनेड हमले में 2 सीआरपीएफ जवान और 3 आम शहरी जख्मी हुए हैं। इस हमले के फौरन बाद की तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए आप देख पा रहे हैं। पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 सीआरपीएफ जवान और 3 आम शहरी जख्मी हुए हैं। प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों को निशाना बनाकर यह ग्रेनेड हमला किया गया था। 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए और 3 आम शहरी जख्मी हुए हैं। और इस हमले के फौरन बाद की तस्वीरें, पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस इलाके का मुहासरा कर लिया है सिक्योरिटी एहलकारों ने। तो श्रीनगर के लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों को निशाना बनाकर यह ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसमें 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं, 3 आम शहरी जख्मी हुए हैं। और इस हमले के बाद सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अब इलाके का मुहासरा करके सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं इस ग्रेनेड हमले में। 3 आम शहरियों के भी जख्मी होने की खबर मिल रही है। श्रीनगर के लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है, जहां प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों पर यह ग्रेनेड फेंका गया था। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यह खबर जरूर मिल रही कि 2 सीआरपीएफ जवान जख्मी हुए हैं, 3 आम शहरी जख्मी हुए हैं। और इस खबर पर अपडेट लेने के लिए सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनम तसद्दुक, सबसे पहले अपडेट क्या कुछ है इस ग्रेनेड हमले को लेकर? जी बिल्कुल, यह अभी कुछ देर पहले श्रीनगर के लाल चौक के प्रताप पार्क में ग्रेनेड धमाका हुआ है और यहाँ पे सीआरपीएफ के 2 जवान जो है घायल हुए हैं और जख्मी जो सीआरपीएफ के जवान है, एक हेड कांस्टेबल राजू विश्वास 171वीं बटालियन और दूसरा कांस्टेबल एसके पतनिया है जो इस धमाके में जख्मी हुए। वही 3 आम लोगों के भी जख्मी होने की खबर है। और इस धमाके के बाद यहाँ पे पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरान पहुंचे हैं और पूरा यहाँ पे पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो धमाका है, इस क्या टारगेट यही लोग थे या फिर इनसे जो असल टारगेट है वो चूक गया है। जी अबू बिल्कुल सनम तसद्दुक, जब हम श्रीनगर के लाल चौक की बात करते हैं तो ये बहुत हसास एरिया है, यहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा बहुत टाइट रहती है। अगर हम प्रताप पार्क की बात करें तो लाल चौक के इलाके से प्रताप पार्क कितनी दूरी पर है और यहाँ पर इस तरह का हमला मतलब कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, वो अगर हम बात करें जो आज इतवार का दिन है और यहाँ पे आपको जैसे मालूम है कि यहाँ पे इतवार के दिन संडे मार्केट लगता है और संडे मार्केट यहाँ पे लगा हुआ है और उसी के बीच में जो ये अगर हम बात करें जो मेन क्लॉक टावर है लाल चौक का जो मेन सिटी सेंटर है उससे महज 100 गज की दूरी पे ये जो प्रताप पार्क है जहाँ पे ये कॉर्नर पे ये धमाका हुआ है, वहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पेट्रोलिंग पार्टी रहती है सुबह से ही ये तैनात रहती है। यहाँ पे सीआरपीएफ के कुछ जवान बैठे थे और साथ में वहाँ पे जो ये प्रताप पार्क है यहाँ पे आम लोगों की काफी भीड़ रहती है आम दिनों में भी। और आज इतवार का जैसे मैंने कहा कि संडे मार्केट लगा है और कई लोग इस पार्क में बैठे थे और जो जहाँ पे ये धमाका हुआ वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान बैठे थे जिनमें से ये 2 जवान जख्मी हुए हैं। और वही हालांकि आज सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो नाका लगाए गए थे और गाड़ियों की जो तलाशी ली जा रही थी और आम लोगों की जो पहचान है वो उससे पूछी जा रही थी। बिल्कुल सनम तसद्दुक, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर हमें अपडेट करने के लिए।